बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया है, कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड हो, बट मन में बहुत सारे एन नंबर ऑफ थॉट्स आ रहे हैं कि क्या पढ़ के जाएं, कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा होगा, टीचर्स क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होंगे, सिलेबस क्या होगा। अगर ऐसा कुछ डाउट आपके मन में आ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, दिस इज मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों। अगर आप ये टॉपिक पढ़ के कॉलेज में जाओगे तो इट्स माय गारंटी कि आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कॉलेज के फर्स्ट डे से लेकर के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक्सट्रैक्ट किया है एंड देन आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, इस तरीके से मैंने आपके लिए एक फुल प्रॉपर कंटेंट का पीडीएफ रेडी किया है। सो डियर स्टूडेंट, उस पीडीएफ का जो कॉस्ट है वो जस्ट ₹99 है। अगर आप वो पीडीएफ बाय करोगे तो उसमें आपको टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन भी होगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ बाय करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो @99notes। फिर मैं आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे वो पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आपको जस्ट 99 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, और ये 99 रुपीज मैं इसलिए चार्ज करती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कुछ भी प्रोवाइड करती हूँ तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ पैसे पे करोगे तो आप उस कंटेंट का वैल्यू करोगे और आप उसको पढ़ोगे भी, है ना। तो चलो ठीक है, 99 रुपीज की वो पीडीएफ है बच्चों। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मेरे से आप बाय कर सकते हो। बट अगर आपको पीडीएफ बाय नहीं करना है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रही हूँ, आप उस टॉपिक को अपने से सेल्फ स्टडी कर लेना। ठीक है, तो आपको जैसा सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेना। अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पीडीएफ बाय कर लो। अदरवाइज अगर आप पीडीएफ नहीं बाय करना चाहते तो मैं इस वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लो और उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू आप पढ़ लेना। अगर आप उतना टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उतना सफिशियंट होगा। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, अब हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी मेरी करंट की 2-3 प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज उसको एक बार ही प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट ठीक है, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस नहीं देखनी है तो मैं इस टॉपिक में भी एक बार शॉर्ट में आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर, देखो ध्यान देना, मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, आपके पूरे कंप्लीट बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट से 8th सेमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बेसिक नर्सिंग, क्योंकि आपको अभी आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होने वाले हो तो बच्चों आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि अगर किसी चीज का बेस बहुत स्ट्रांग होता है तो आप उसके ऊपर जितना चाहो उतने फ्लोर वाली बिल्डिंग बना सकते हो। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उसका अगर बेस बहुत स्ट्रांग रखोगे ना तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपके फाइनल सेमेस्टर तक आपको बीएससी नर्सिंग करने में कोई इशू आएगा ही नहीं। मतलब देखो, कॉलेज के साइड से कोई इशू आता है तो दैट इज अनदर थिंग, मैं यहाँ पढ़ाई की बात कर रही हूँ। आपको आपके सिलेबस का कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो पढ़ने में आप कहो कि यार ये तो बहुत टफ है, और ये मैं आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया बच्चों एंड दिस इज कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको शायद ट्रस्ट होने में इशू हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि मैंने कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन ही नहीं करी। मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल सेमेस्टर तक मैंने सारे सेमेस्टर पास किए हैं बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू। इवन मैंने कोई बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड बुक भी रेफर मैंने नहीं की है। ठीक है, तो उसका रीजन ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मेरा क्लियर था, वो मैंने दिन रात मेहनत करके अपना फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे बीएससी नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो आज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सीक्रेट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको अगर आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे बच्चों तो आपको बीएससी नर्सिंग के कंप्लीट कोर्स में कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो आपके जो सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले आपका है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश
के नाम से ही आप समझ रहे हो कि कम्युनिकेटिव, दैट इज द कम्युनिकेशन, ठीक है। आपका जो एक प्रोफेशनलिज्म है नर्सिंग में, जैसे कि नर्सिंग को लेकर के बहुत बच्चे टेंस हो जाते हैं कि दीदी अगर मैं यूपी बोर्ड से हूँ या फिर मैं किसी भी स्टेट बोर्ड से हूँ और मुझे इंग्लिश में इशू है तो क्या मैं बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाऊंगी, या मैं क्या बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाऊंगा। तो देखो स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग में इंग्लिश है ये ठीक है, ये सच है, बट ऐसा कोई बहुत प्रो लेवल वाला इंग्लिश नहीं है जो आप सीख नहीं सकते या आप समझ नहीं सकते, ठीक है। जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, दैट इज द कम्युनिकेशन इंग्लिश की जो मैं बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ बेसिक वोकैबुलरीज, ठीक है, और फिर आपका थोड़ा ट्रांसलेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके मतलब कॉन्वर्सेशन में थोड़ी फ्लुएंसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो मुझे इंग्लिश लाइक आप मेरे सामने कोई इंग्लिश रखे तो वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही एक मेरे क्लास में, मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे, थी एक्चुअली, क्योंकि मेरा गर्ल्स कॉलेज है, तो उसमें उनका जो स्टार्टिंग से इंग्लिश का बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उन लोगों ने प्रैक्टिस से, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज अनदर थिंग और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस इज अनदर थिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से उन्होंने इतना स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट किया फाइनल ईयर तक आते आते कि मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ये स्टूडेंट का स्कूल बैकग्राउंड कैसा था, वो गांव के स्कूल से पढ़ा या शहर के स्कूल से पढ़ा। तो आप इंग्लिश को लेकर के टेंशन फ्री रहो। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में मैं जस्ट आपको जो टॉपिक बता रही हूँ उन चीजों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, दैट विल बी इनफ आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में बेटा कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 2 आप बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, बट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट है जो आपके बीएससी नर्सिंग के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में और पूरा कई फ्लोर वाली बिल्डिंग बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब वन बाय वन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपका सबसे पहले आपको टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और बाकी इसका जो क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देख लो, इसके यूजेस देख लो, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इसके यूजेस एंड टेंस पढ़ लो। जंबल वर्ड्स, ठीक है, दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड, फाइंडिंग एरर्स, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं जिससे आपको बीएससी नर्सिंग के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपका क्लियर रहेगा। ये जो मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात बता रही हूँ, जो सब्जेक्ट का नाम बता रही हूँ, इसमें आपको स्टोरी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में हो, आप स्कूल में नहीं हो। 8th-9th में जैसे मेन कोर्स बुक, लिटरेचर बुक वगैरह होती थी जिसमें आपको इंग्लिश की स्टोरीज होती थी, तो बेटा वो इंग्लिश यहाँ नहीं है, यहाँ पे ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है। सो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक्स, ठीक है। अगर आप ये टॉपिक्स इतना पढ़ लोगे, और आपको पढ़ना कहाँ से, तो या तो आप आज के टाइम में ऑनलाइन सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, चैट जीपीटी, गूगल रेफर कर सकते हो, विकिपीडिया रेफर कर सकते हो, या फिर आपका सबसे बेस्ट, भाई देखो टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, कितनी भी हाई फाई चली जाए, बट मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बुक्स को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर जब चैट जीपीटी और गूगल वगैरह नहीं पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी कोई बेस्ट ऑप्शन चाहते हो, तो आप क्लास 8 की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है उसको लो, ठीक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की लो, चाहे आप यूपी बोर्ड की लो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लो, ठीक है, या किसी भी स्टेट बोर्ड का ले लो बच्चों, और उससे ये जो टॉपिक्स है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, वर्ब, जंबल वर्ड्स, फाइंडिंग एरर्स, ठीक है, टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ टेंस, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लो, तो आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर में जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आप पढ़ोगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम कॉन्वर्सेशन की बात करें कि आपको इंग्लिश समझ तो आती है बट इंग्लिश आप बोल नहीं पाते हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस, जो चीजें आप सोच रहे हो, जो चीज उसको इंग्लिश में सोचने का कोशिश करो, इंग्लिश रीड करो, इंग्लिश की बुक्स रीड करो,
जो बातें आप कर रहे हो वो इंग्लिश, अब आप सोचोगे कि घर में तो किससे इंग्लिश में बात करूं, मेरे फ्रेंड्स भी इंग्लिश में बात नहीं करते। सो भैया आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपनी फ्लुएंसी, अपना कॉन्वर्सेशन स्किल डेवलप करना है, अच्छा करना है, परफेक्ट बनाना है अपने आप को। तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप एक चेयर पे बैठो आराम से, कोई कॉन्वर्सेशन अपने माइंड में इमेजिन करो, ठीक है, उस पे 5 लाइन 6 लाइन या फिर कोई भी टॉपिक अपने माइंड में सोच लो और डेली बेसिस पे उस पे 5 लाइन 6 लाइन 10 लाइन 5 मिनट 10 मिनट वो टाइम दो, ठीक है, उस पे बोलो, इंग्लिश में बोलो। तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे बिल्कुल आप मतलब सब कुछ आ जाएगा एकदम परफेक्टली, थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे और अकेले में प्रैक्टिस करोगे तो सबसे बड़ा जो हमारा फियर होता है, दैट इज हमारा जो डर होता है, जो हमें हेजिटेशन होता है कि अगर हम किसी के सामने बोलेंगे तो हम गलत कर देंगे तो वो हमारा मजाक बनाएगा, जैसे कुछ इस तरीके से। तो अगर आप अकेले में प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो कौन मजाक बनाएगा? आपको अपना वीकनेस पता है, आपको जस्ट अपना स्ट्रेंथ बनाना है, अब चीजें आपको सीखनी है। आप अकेले में प्रैक्टिस करो, अपने आप को स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करो, ठीक है। कोई बहुत इंग्लिश नहीं आना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे आप बाकी की लैंग्वेजेस सीखते हो वैसे आप इंग्लिश भी सीखोगे, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज सीखो वैसे आप इंग्लिश भी सीखोगे। हिंदी हमारी मदर टंग है इसलिए हमको मतलब हिंदी, बाकी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां का जो भी लोकल रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी मदर टंग है तो वो आपको इजी लगता है। इंग्लिश अगर आप डेली बेसिस पे नहीं बोलते हो सिर्फ इसलिए आपको टफ लगता है। अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, प्रैक्टिस के लिए आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप खुद से माइंड में 1-2 टॉपिक सोचो, उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करो। आप खुद देखोगे जब आप डे 1 से लेकर के डे 7 तक डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे बच्चों, तो आप 7th डे खुद रियलाइज करोगे कि फर्स्ट डे के कंपैरिजन में 7वें दिन आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो तो आपको आपकी वीकनेस पता चलती है, और सिर्फ वीकनेस नहीं पता चलती है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल भी देगा कि भैया तुम ये टेक्निक फॉलो करो और इस तरीके से अपना जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो बैठे रहने से सोचो, देखो जब सामने फॉग होता है, कोहरा होता है, तो क्या करते हो? बैठे रहोगे तो क्या सोचोगे? आगे रास्ता है कि नहीं है पता ही नहीं है। लेकिन जब चलते जाओगे तो रास्ता है और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पता चलता है ना। वैसे ही जब आप अभी आपको इंग्लिश नहीं आती, बोलना नहीं आता, दैट्स ओके, नॉट अ बिग डील, बट जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। तो इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को पढ़ लो, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए डेली अपने माइंड में कोई एक टॉपिक सोचो और फिर उसके बाद उन टॉपिक्स को बच्चों उस टॉपिक पे डेली 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करना और उस कुछ ना कुछ बोलो, ठीक है। क्योंकि जब आप बोलोगे ना तो आपके माइंड में वर्ड्स आएंगे, फिर वो वर्ड्स आप सेंटेंस में बनाने स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर जो गलत होगा उसका सही चीज आप ढूंढना स्टार्ट करोगे। तो इस तरीके से आपकी जो आपका जो वीक पॉइंट है दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है। सो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की यही कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बट स्टिल किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी इशू आए तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करूं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो देखो बच्चों, अप्लाइड एनाटॉमी, एनाटॉमी को लेकर के आपको इतना तो पता होगा कि आप एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स पढ़ते हो और आप फिजियोलॉजी में फंक्शंस ऑफ ऑर्गन पढ़ते हो। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड सब्जेक्ट है, बट द थिंग इज दैट कि आप एक सब्जेक्ट में ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और एक सब्जेक्ट में उसी ऑर्गन का फंक्शन पढ़ रहे हो। बट दोनों ही सब्जेक्ट को अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको टफ नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो देखो एनाटॉमी में वैसे तो आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको ज्यादा बेटर पता समझ आएंगी चीजें, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, एनाटॉमी में क्या है। तो एनाटॉमी में देखो आप क्या पढ़ते हो, एनाटॉमी में हम एक ऑर्गन लेते हैं लिवर, ठीक है। तो लीवर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, लीवर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका लोकेशन क्या है। और एनाटॉमी में जब भी हम किसी ऑर्गन का लोकेशन देखते हैं तो किसी अदर ऑर्गन के रिस्पेक्ट में उस ऑर्गन का क्या लोकेशन है।
अगर आप डायफ्राम की बात करो, डायफ्राम ये सब हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपको पता होगा, डायफ्राम, लीवर, ठीक है, किडनी, हार्ट, लंग्स। अगर मान लो मैं आपको लंग्स बोलूं कि आप डिफाइन एनाटॉमी ऑफ लंग्स, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले आप लंग्स का स्ट्रक्चर बताओगे, ठीक है, फिर उसका लोकेशन बताओगे, फिर मान लो वो हार्ट के रिस्पेक्ट में उसका लोकेशन बता सकते हो, लीवर के रिस्पेक्ट में उसका लोकेशन बता सकते हो, फिर वो कौन से रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, बॉडी प्लेन में उसका क्या लोकेशन है। ये सारी चीजें आपको एनाटॉमी में पहले से पढ़ के जानी है। तो आपको एनाटॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर एनाटॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी में क्या देख लो, बॉडी प्लेन्स पढ़ लो, ठीक है, एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ लो, बॉडी प्लेन्स और एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ लो। उसमें आप समझ जाओगे, अगर ये दो टर्म आपका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स में आपको यही चीजें पढ़नी है कि उसका लोकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एनाटॉमी के बेसिक में आपको क्या पढ़ना है, बॉडी प्लेन्स के बारे में और आपको बॉडी रीजन के बारे में। तो जो टर्म्स है जैसे कि पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, ये सब टर्म्स क्या होते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म्स, एनाटॉमिकल बॉडी प्लेन्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है, एनाटॉमिकल बॉडी रीजन पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो जब आपको एनाटॉमी एक्चुअल में आपका स्टार्ट होगा सिलेबस, तो आपको स्टार्टिंग में यही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप पहले से थोड़ा पढ़े रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा, फिर जब आपके कोई भी लेक्चरर क्लास लेंगे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो अप्लाइड एनाटॉमी में आप ये टॉपिक सेल्फ स्टडी के थ्रू पहले से पढ़ लो। बात करते हैं बच्चों अप्लाइड फिजियोलॉजी की। तो एनाटॉमी में जैसे आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, वैसे आप फिजियोलॉजी में बॉडी का फंक्शन पढ़ोगे। तो फिजियोलॉजी में बहुत पहले से कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की, अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, तो पहले से आपको, मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के पहले से आपको फिजियोलॉजी पढ़ने की कोई खास नीड नहीं है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्लास 11 की बायोलॉजी का आपका बेस क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अभी अगर एडमिशन हो गया है बट कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम है, तो क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक उठाओ, उसमें जो लास्ट वाला यूनिट है दैट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका हर एक चैप्टर अच्छे से रीड करो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। क्योंकि अगर क्लास 11 की ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका बेस क्लियर होगा, तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका क्लास 11 फिजियोलॉजी, क्लास 11 की बायोलॉजी, सीबीएसई एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो बुक है, उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट अगर आपका क्लियर नहीं है, तब आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड फिजियोलॉजी में दिक्कत आएगी। तो आप चाहते हो कि आपको कोई इशू ना आए बच्चों, तो आप आराम से क्लास 11, ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी, ध्यान देना एनसीईआरटी, कोई साइड बुक या किसी बड़ी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं, एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको, उसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट बस पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी में कौन से टॉपिक आपको पहले से पढ़ के जाने हैं कॉलेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे दो यूनिक बट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। बात करते हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी की। तो अब आपके मन में ऐसा शायद थॉट आ रहा हो कि भाई बीएससी नर्सिंग में तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हाँ जी, बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना है? देखो, जो एक नर्सिंग प्रोफेशन है ना, ये बहुत ही सोशल टाइप ऑफ प्रोफेशन है। लाइक जो एक डॉक्टर होता है, वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में वार्ड में होता है, बट उसके बाद जब वो एक फाइनली डॉक्टर बन जाता है, तो वो अपने कैबिन में बैठता है, कैबिन में बैठता है, ओपीडी देखता है, और वार्ड में जस्ट मतलब कुछ ही टाइम के लिए राउंड लेते हैं। बट एक जो नर्स होती है, अगर उसकी 8 घंटे की शिफ्ट है, तो वो पूरे 8 घंटे वार्ड में ही रहेगी, हॉस्पिटल वार्ड में रहेगी, या 12 घंटे की नाइट शिफ्ट है तो हॉस्पिटल वार्ड में रहेगी। उस टाइम पे तरह तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग सोशल कल्चर वाले लोग मिलेंगे, जिसको ये सब चीजों के साथ डील करने के लिए आपको सोशियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों, अप्लाइड सोशियोलॉजी में पहले से आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी,
कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। उसके अलावा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक टॉपिक है, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये पढ़ लेना, ठीक है। आई थिंक इट विल बी इनफ, क्योंकि आप जब कॉलेज जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्लासेस चलेंगी, लेक्चर चलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, तो अभी से बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट सारे सब्जेक्ट के कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स पढ़ लो जैसे कि आपको कॉलेज में जाके कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट ना करनी पड़े, आपके पास पहले से 30 to 40% की नॉलेज हो, ठीक है। तो जो मैं टॉपिक्स इस वीडियो में आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, उन टॉपिक्स को बेटा पढ़ के जाना, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हो तो भाई मैंने बताया है कि मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है जिसका प्राइस है 99 रुपीज। आप वो पीडीएफ भी मेरे से बाय कर सकते हो, जिसमें आपको मैं जितने टॉपिक्स बता रही हूँ उसका कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ उस टॉपिक को नोट कर लो और फिर एक नोटबुक पे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट बना लेना और सेल्फ स्टडी कर लेना, वो भी आपके लिए एनफ होगा, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी का, अप्लाइड सोशियोलॉजी का, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की। तो देखो साइकोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़ना, अभी तो आप कॉलेज ज्वाइन करने के पहले जस्ट बेसिक्स ही पढ़ के जाओगे अगर आपने मेरी वीडियो में ये बात मान ली तो, बट बेटा जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका साइकोलॉजी है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो एक तरीके का इंट्रोडक्शन एक बहुत ही बड़े सब्जेक्ट का, दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग, जो आप पढ़ोगे अपने बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर में। बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर में बच्चों आपका एक सब्जेक्ट आएगा दैट इज साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है बच्चों। इस सब्जेक्ट को आप जब अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है तो आपको जब 6th सेमेस्टर में आपका आमना सामना, ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग दैट इज द मेंटल हेल्थ नर्सिंग से होगा, तब वो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगेगा। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत मन लगा के साइकोलॉजी पढ़ लोगे तो जब आपको आपके सक्सेसिव सेमेस्टर में दैट इज द 6th सेमेस्टर में आपको जब साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ना होगा तब आपको वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। आपको कह रही मेरी बेसिक्स तो क्लियर है, जस्ट मुझे ये टॉपिक्स डिटेल में पढ़ना है। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी में कोई दिक्कत ना आए इसलिए आप क्या करो, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है बच्चों, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, इसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेस, एक टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक टॉपिक जरूर पढ़ना, ठीक है। अगर आप जैसे कि सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ लोगे तो जब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी की ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको जब एक्चुअल क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी 30 to 40% की नॉलेज होगी। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएससी नर्सिंग दैट इज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1। तो भाई मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि अगर आप जितना स्ट्रॉन्ग अपना बेस रखोगे उसके बाद आप जितने ज्यादा फ्लोर की बिल्डिंग चाहो उतने ज्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे फ्लोर और बिल्डिंग से मतलब है जितना चाहो उतना नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि आपका बेस क्लियर है तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये वही सब्जेक्ट है जो आपके पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग का बेस बनाएगा और आपको नर्सिंग है क्या, नर्सिंग में आपका रोल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका वर्किंग एरिया क्या होने वाला है, उसके बारे में आपको बताएगा। तो चलो स्टूडेंट्स हम जल्दी जल्दी से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नर्स, दो अलग चीजें, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नर्स। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आईएलसी का डेफिनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन या फिर किसी भी राइटर का डेफिनेशन, बट वो डेफिनेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बीएससी नर्सिंग में कोई डेफिनेशन लिखते हो तो उसके नीचे आपको लिखना होता है कि वो कहाँ से लिखे हो और ये डेफिनेशन कौन से ईयर में आया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड नर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, एम ऑफ नर्सिंग, स्कोप ऑफ नर्सिंग, ठीक है।
गोल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्सिंग, ये सारे टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल जुबान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो भी सब्जेक्ट लिखोगे उन सारे सब्जेक्ट में आपको रोल ऑफ नर्सिंग ऐड करना पड़ेगा। तो रोल ऑफ नर्सिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स की, तो वो है आपका बेटा 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। आप बहुत अच्छे से पढ़ लो 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का जितना इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एड के बारे में जितना कुछ पढ़ सकते हो पहले से ही पढ़ के जाओ। फर्स्ट एड, इन्फेक्शन कंट्रोल, फिर उसके बाद आपका वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन, फर्स्ट एड, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ के जाओगे तो आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के रिपीट कर देती हूँ। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड नर्स, गोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्कोप ऑफ नर्सिंग एंड रोल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। देन आपका आता है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में आप मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग दोनों पढ़ लेना। अदरवाइज आप मेडिकल हैंड वॉशिंग, 7 स्टेप्स ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी इनफ होगा अभी के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, वाइटल साइन और फर्स्ट एड, फर्स्ट एड और वाइटल साइन को जितना ज्यादा आपसे पॉसिबल हो उतना डिटेल में पढ़ के जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जितना पॉसिबल है उतना पढ़ लेना, क्योंकि क्लासेस में तो ऑफकोर्स पढ़ाया ही जाएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के, जो आप पढ़ लोगे तो समझो आपकी आधी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पहले से ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट वाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिक क्लियर है तो उसके ऊपर आप जितनी चाहो उतनी बिल्डिंग बना सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट नहीं करनी होगी। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो बच्चों तो आप 99 रुपीज में वो पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो। अदरवाइज बेटा मैं जो टॉपिक्स बताई हूँ इन टॉपिक्स को नोट डाउन करो और इसकी सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट गाइडेंस और बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करती रहूंगी। तो अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।